नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों हम आधुनिक भारत डिस्कस कर रहे थे, है ना। मॉडर्न हिस्ट्री हम डिस्कस कर रहे थे। एक लेक्चर हमने याला डाल चुके हैं, उत्तरकालीन मुगल काल का लेक्चर डाले डिटेल में धमाकेदार तरीके से, उसको देखना आप ना भूलें। आधुनिक भारत लूसेंट की प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल में। इसके अलावा आपको जानकारी के लिए बता दूं, भारत में यूरोपीय भारतीय कंपनियों का आगमन, ये भी लेक्चर हो चुका है दोस्तों। आज हम इस लेक्चर में 41 नंबर का टॉपिक है, बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य को डिस्कस करेंगे डिटेल में। कौन सा लेक्चर है? बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य के बारे में जानेंगे दोस्तों। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम क्या है आप लोग जानते हैं, विक्रम खंडेलकर। तो आइए शुरू करेंगे। मेरे चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर आप विजिट करके सारे लेक्चर्स, प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं ज्यादा बातें ना करते हुए। तो दोस्तों क्या डिस्कस कर रहे हैं हम? तो देखो यहाँ पे पहला फैक्ट क्या लिखा हुआ है, मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल सर्वाधिक संपन्न राज्य था। बंगाल जो था वो सर्वाधिक संपन्न राज्य था दोस्तों। तो क्या होता है दोस्तों, औरंगजेब के टाइम की बात है। औरंगजेब ने कई बड़े फैसलों में से एक था कि किसी कुशल प्रशासक को प्रांत के दीवान के रूप में नियुक्त करना। प्रांत के दीवान के रूप में नियुक्त करना, ये उसने काम शुरू किया था। किसने? औरंगजेब के कई बड़े फैसले लेता था वो। तो कई बड़े फैसलों में से एक था कि किसी कुशल प्रशासक को प्रांत के दीवान के रूप में नियुक्त करना, क्योंकि वह आर्थिक तौर पर मजबूती चाहता था अपने राज्य की, अपने साम्राज्य की। क्योंकि वह आर्थिक तौर पर मजबूती चाहता था। इसी काम के लिए चुने गए मुर्शिद कुली खां, इसी काम के लिए चुने गए, देखो लिखा हुआ है मुर्शिद कुली खां, जिन्होंने बंगाल में नवाब शासन की स्थापना की थी। जिन्होंने बंगाल में नवाब शासन की स्थापना की थी, जिन्होंने बंगाल में नवाब शासन की स्थापना की थी दोस्तों। तो समझ में आ गया। तो ऐसा उसने किया था। तो इसको बंगाल के दीवान के रूप में चुना था, बंगाल के सूबेदार के रूप में चुना था। किसने? औरंगजेब ने। औरंगजेब के बाद क्या होता है, मुर्शिद कुली खां बंगाल के पहले नवाब बनते हैं। मुर्शिद कुली खां बंगाल के स्वतंत्र शासक या पहले नवाब बनते हैं, जिन्होंने 1700 लेकर 1727 तक के शासन किया है। देखो यहाँ लिखा है 1717 से लेके 1727 तक शासन किया है दोस्तों इसने। इन्होंने एक शहर था जिसका नाम था मकसूदाबाद, जो अकबर के द्वारा बसाया गया था। मकसूदाबाद का नाम बदलकर मुर्शिदाबाद कर दिया था। किसने? मुर्शिद कुली खां ने, है ना। मुर्शिद कुली खां ने इन्होंने शहर मकसूदाबाद, अकबर द्वारा बसाया गया का नाम बदलकर मुर्शिदाबाद कर दिया गया था। और फर्रुख सियर द्वारा शहर के नवाब नाजिम बने थे दोस्तों। ये किसके द्वारा बने थे? फर्रुख सियर के द्वारा, है ना। याद रखना फर्रुख सियर के बारे में अपन आधुनिक मुगल काल में पढ़े तो फर्रुख सियर द्वारा शहर के नवाब नाजिम बने थे। नवाब नाजिम बने थे। अब यहां से पढ़ेंगे अपन। तो देखो क्या लिखा हुआ है, मुर्शिद कुली खां स्वतंत्र शासक था, परंतु यह नियमित रूप से मुगल बादशाहों को राजस्व भेजता था। यानी यह नियमित रूप से मुगल बादशाहों को राजस्व भेजता था, टैक्स भेजता था कि मैं यहाँ एक शासन कर रहा हूं नवाब का, जो तुम्हारे ने बोले थे उसके बाद मैंने यहाँ पे, तो ये नवाब बन गया। आगे समझ इतना, है ना। तो उसके बाद देखो नेक्स्ट फैक्ट है, मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद, ये मुर्शिदाबाद जो है दोस्तों भागीरथी नदी के तट पर, भागीरथी और हुगली नदी उसी को बोलते हैं, है ना। बंगाल में भागीरथी और हुगली नदी उसी का नाम है। भागीरथी हुगली नदी के मध्य, नदी के तट पर स्थानांतरित किया है। नदी के तट पर बसा हुआ है मुर्शिदाबाद, है ना। नदी के तट पर बसा हुआ है, स्थानांतरित किया। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ढाका से मुर्शिदाबाद किसने ट्रांसफर किया था राजधानी? तो मुर्शिद कुली खां ने राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद ट्रांसफर किया। यहां तक समझ में आ गया। तो पहले अपन मुर्शिद कुली खां के बारे में थोड़ी सी जानकारी पढ़ेंगे बाद में, ये जब मैं बताऊंगा ना यहाँ पूरे इनके बारे में। जब अभी इसी के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे इसने इजारेदारी प्रथा प्रारंभ किया दोस्तों, प्रारंभ की। आपको जानकारी के लिए बता दूं ये प्रथा क्या है, इजारेदारी प्रथा। किसने? मुर्शिद कुली खां ने इजारेदारी प्रथा प्रारंभ की। तो ये इजारेदारी प्रथा के बारे में बता दूं आपको, ये एक भू राजस्व प्रथा थी दोस्तों।
भूमि के राजस्व की प्रथा थी, यानी भूमि की टैक्स देने वाली प्रथा थी। तो इस प्रथा के बारे में बताऊं आपको आगे। जब ये प्रथा इसके टाइम पे शुरू की थी, लेकिन अंग्रेज जब भारत में आए तो उसने इसी प्रथा को फिर से अच्छे से तरीके से किया था। तो किस कब की बात है? 1772 की बात है। 1772 में बंगाल के पहले गवर्नर वारेन हेस्टिंग ने इजारदारी प्रणाली या राजस्व खेती की शुरुआत की थी। इसको राजस्व खेती भी बोलते हैं। राजस्व खेती प्रणाली की शुरुआत की थी, जिसमें भू राजस्व संग्रह के अधिकार हर साल सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को नीलाम कर दिया जाता था। सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को नीलाम कर दिया जाता था। सरकार उस ठेकेदार को भूमि राजस्व इकट्ठा करने का अधिकार देती थी। सरकार जो थी उस ठेकेदार को भूमि राजस्व इकट्ठा करने का अधिकार देती थी। जो सबसे ऊंची बोली लगाता था उसको देती थी। तो इजारेदारी प्रथा को ठेकेदारी प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। इजारेदारी एक अरबी भाषा का शब्द है दोस्तों, अरबी भाषा का शब्द है, यानी जमीन को ठेके में देना, उसका अर्थ होता है जमीन को ठेके में देना। तो ये प्रथा सबसे पहले किसने शुरू किया? सबसे पहले यहाँ पे मुर्शिद कुली खान ने प्रारंभ की करके लिखा है। लेकिन बाद में जब बंगाल में अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हो गया था, तो अपने डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इजारेदारी व्यवस्था का प्रारंभ किसने किया? तो सर्वप्रथम वारेन हेस्टिंग ने बंगाल में सन 1772 में इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की थी। यह एक पंचवर्षीय व्यवस्था थी, जिसमें सबसे उच्च बोली लगाने वाले भूमि ठेके पर दी जाती थी, ठेकेदार को ठेके पर दी जाती थी। जो भी सबसे ऊंची बोली लगाने वाले, जो सबसे ऊंची बोली लगाए थे, उसको ठेके पर दी जाती थी, वो प्रथा है दोस्तों। कभी अगर आपको लिखने आता है कि इजारेदारी व्यवस्था क्या है, तो सर्वप्रथम वारेन हेस्टिंग ने बंगाल में 1772 में इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की थी। यह एक पंचवर्षीय व्यवस्था थी, जिसमें सबसे ऊंची बोली लगाने वाले भूमि ठेके पर दी जाती थी। तो इसने प्रारंभ किया। उसके बाद क्या हुआ, जब 1772 में वारेन हेस्टिंग अंग्रेजों का आधिपत्य बंगाल में स्थापित हुआ, तो उसने पूर्ण रूप से इसको शुरुआत कर दी थी, है ना। तो अभी वर्तमान में जैसे चल रहा है, जैसे किसी किसान के पास पैसे नहीं रहता तो वो ठेके पर, कई लोग ठेके पर लेते हैं, ठेके पर लेके भी कृषि करते हैं, है कि नहीं। उस ठेके पर लेके उसको क्या तो बोलते हैं, अधिया ले रहे हैं करके, है ना, जो निकलता है। तो अभी जैसे चल रहा है वैसे ही थी उस टाइम पे। फिर अंग्रेजों ने जब आए तो ठेके पे देना शुरू कर दिया था, ठेके पे देना, बोली लगा के ठेके पे देना शुरू कर दिया था। तो आपको समझ में आ गया होगा, प्रारंभ की। तथा कृषकों को तकाबी ऋण दोस्तों, तकाबी ऋण क्या है, इसके बारे में जानकारी होना अपने को। तकाबी ऋण, तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, तकाबी ऋण क्या होता है। एक ऐसी अग्रिम व्यवस्था है जो रैयत को उसके वरिष्ठ भूमिधारकों द्वारा प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए कृषि नुकसान की भरपाई करने के लिए दिया जाता है। ये एक ऋण है दोस्तों, ये एक लोन है, लोन इसको बोल सकते हैं अपन, लोन। जैसे अभी भी अपन कृषि बीमा लोन लेते हैं कि नहीं, कृषि बीमा करवाते हैं कि नहीं, या फिर कई बार लोन लेते हैं, अपने कृषि करने के लिए पैसे नहीं रहते, तो वैसे ही ये एक व्यवस्था थी दोस्तों, जो खेती के लिए अग्रिम कर्ज लेने के लिए, जैसे किसी के पास खेती करने के लिए पैसा नहीं है कोई किसान के पास, तो कर्ज ले सकता था कि मेरे को खेती करना है, उसके लिए कर्ज भी ले सकता था और उसके अलावा लोन भी ले सकता था वो। और इसमें एक प्रकार का ऐसा भी था, जैसे प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए कृषि नुकसान की भरपाई करने के लिए भी ये लिया जाता था। तो ये एक प्रकार का लोन था, है ना, प्रदान किया, इसने प्रदान किया। उसका उत्तराधिकारी, इसका दामाद कौन हुआ? उसका उत्तराधिकारी, इसका दामाद सुजाउद्दीन हुआ था, इसका दामाद सुजाउद्दीन हुआ था, इसका उत्तराधिकारी। तो ये समझ में आ गया। ऐसी क्वेश्चन आते हैं, मुर्शिद कुली खां राजधानी कौन ने परिवर्तन किया, बंगाल का पहला नवाब कौन था, ये क्वेश्चन आएगा। ये दो प्रथा का नाम याद रखना है ना, दो प्रथा और एक ये ऋण था, इसका नाम याद रखना है। क्या हो गया, रुक जाइए, इसका नाम याद रखना है ना, इतना याद रखना है बस। मुगल काल में जो था दोस्तों, ये मुगल काल में ये जो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, तकावी, ये तकावी बोलते, तकावी एक महत्वपूर्ण कृषि संस्थान भी हुआ करती थी मुगल काल में। तकावी
मुगल काल में महत्वपूर्ण कृषि संस्थान भी हुआ करती थी। तो ये समझ में आ गया, इसके कुछ काम याद रखना है। उसके बाद कौन शासक बनता है? ये सीजाउद्दीन शासक बना। अगला फैक्ट है 1740 में गिरिया के युद्ध में, गिरिया का युद्ध होता है दोस्तों, गिरिया की लड़ाई, दो लड़ाइयां थी गिरिया, है ना, बंगाल के एक महत्वपूर्ण जनगणना शहर का नाम है गिरिया, वहां पे लड़ाइयां हुई थी। हालांकि ज्यादा प्रसिद्ध नहीं हुई ये लड़ाई, बंगाल के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण लड़ाई है, लेकिन ये, है ना, और प्लासी की लड़ाई की तरह ही ये दुर्गमी परिणाम, इसके बहुत सारे दुरुपयोग वाले परिणाम देखने को मिले हैं। गिरिया भारत के पश्चिम बंगाल में भी है, अभी वर्तमान में जिला है मुर्शिदाबाद का एक आधुनिक जिला है दोस्तों ये गिरिया। तो गिरिया की लड़ाई हुई थी 1740 में, जिसमें क्या हुआ था, सरफराज को मारकर बिहार के सर सूबेदार अली वर्दी खां बंगाल का नवाब बना। तो दोस्तों 1740 में गिरिया की लड़ाई हुई, जो गिरिया की लड़ाई सरफराज और बंगाल का नवाब नहीं, यानी किस किस के बीच में हुई थी? सरफराज के बीच में हुई थी और अली वर्दी खां के बीच में हुई थी। अली वर्दी खां के बीच में हुई थी, है ना। तो क्या हुआ था 1740 में गिरिया की लड़ाई हुई, जिसमें सरफराज खां मारा गया और बंगाल में नवाब की गद्दी पर अली वर्दी खां कब्जा कर लिया, गद्दी पर बैठा, अली वर्दी खां गद्दी पर बैठा। वही तो लिखा है यहाँ पे देखिए, 1740 में गिरिया के युद्ध में सरफराज को मारकर बिहार के सर सूबेदार अली वर्दी खां बंगाल का नवाब बना। बंगाल का नवाब बन जाता है। इसने अपने शासन में मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया। इसने अपने शासनकाल में मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया। बोले मैं नहीं देता, अब मैं यहाँ का नवाब बन गया हूं तो मैं क्यों दूं, है ना। तो इसने देना बंद कर दिया। तो यहां तक समझ में आ गया, इसने राजस्व देना बंद कर दिया। इसी के शासनकाल में बंगाल इतना समृद्धशाली बन गया था कि बंगाल को भारत का स्वर्ण कहे जाने लगा। बंगाल को भारत का स्वर्ण कहे जाने लगा। इसका उत्तराधिकारी इसका दामाद हुआ था, जिसका नाम था सिराजुद्दौला। इसका उत्तराधिकारी इसका दामाद हुआ था, जिसका नाम क्या था? सिराजुद्दौला। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं थोड़ा सा इसके बारे में, अली वर्दी खां के बारे में दोस्तों। ये बंगाल का नवाब बना, है ना, सरफराज को मारकर बंगाल का नवाब बना, है ना। तो ये 1740 में बंगाल का नवाब बनता है। अली वर्दी खां ने 2 करोड़ रुपए मुगल बादशाह को देकर, अली वर्दी खां ने 2 करोड़ रुपए मुगल बादशाह को देकर नवाब के पद के वैधानिकता को प्राप्त किया था। नवाब के पद के वैधानिकता को प्राप्त किया था कि बोले अब मैं यहाँ का नवाब हूं, मैं यहाँ नवाब चलाऊंगा, नवाबगिरी चलाऊंगा, है ना। अब उसने अपने 16 साल के कार्यकाल में किसी भी मुगल को राजस्व कोष में कोई भी राजस्व का कोई भी हिस्सा जमा नहीं किया दोस्तों। इसीलिए यहां लिख रखा है कि मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया, बोले मैं नहीं देता, जाओ, ऐसा हुआ। इसी के टाइम पे दोस्तों मराठों ने भी बंगाल पे आक्रमण किया। इसी के टाइम पे भी मराठों ने बंगाल पर आक्रमण किया, उड़ीसा को छीन लिया था। इसी के टाइम पे बिहार और बंगाल के चौथ के रुपए के हिसाब से वार्षिक तय कर लिया गया कि बोले इतना हम देंगे, है ना। और मराठा और रघु जी भोसले के साथ एक संधि भी हुई थी जब इनको हराए थे उन्होंने। इतना याद रखना है। उसके बाद आगे चलते हैं अपन, इतना समझ में आ गया क्या? उसके बाद इसका उत्तराधिकारी दामाद बना था, क्या नाम था? सिराजुद्दौला बना। सिराजुद्दौला जब दामाद बनता है दोस्तों तो क्या हुआ, इसका नाम था मिर्जा मोहम्मद सिराजुद्दौला। मिर्जा मोहम्मद सिराजुद्दौला था ये, है ना। वैधानिक रूप से मुगल साम्राज्य में बंगाल प्रांत, जिसमें वर्तमान भारत के पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, बांग्लादेश सम्मिलित थे, ये पूरे एरिया का था ये, है ना। और इसी के टाइम पे दोस्तों नवाब बना, समझो। और नवाब बना तो 1756 में जब नवाब बना, उसी के शासनकाल के अंत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का आरंभ होता है। इसी के शासनकाल के अंत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का आरंभ हो गया। बिल्कुल अभी पढ़ेंगे अपन, शासन का आरंभ होता है। अंग्रेज से हिंदुस्तानी सही नहीं बोल पाते थे उन लोग, इसलिए इसको सर रोजर डाउलेट कहते थे। इसको सिराजुद्दौला को सर रोजर डाउलेट कहते थे। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद नहीं, उसी के टाइम पे 20 जून 1756 को एक घटना घटती है। 20 जून 1756 को काल कोठरी की त्रासदी, जिसे ब्लैक होल की ट्रेजेडी यानी ब्लैक होल ट्रेजेडी नामक एक घटना घटी दोस्तों, जिसको काल कोठरी या अंधकूप हत्या के नाम से भी जाना जाता है। स्वतंत्रता के पूर्व की एक घटना है, ये बंगाल की एक घटना है दोस्तों। इसमें क्या हुआ था, इस घटना के रचयिता थे, क्या नाम था? जेड हॉलवेल के अनुसार, ये आंखों से देखी थी ये घटना, ये भी शामिल थे उसमें। जेड हॉल के अनुसार नवाब सिराजुद्दौला ने 20 जून की रात की बात है, 20 जून की रात में 146 अंग्रेज व्यक्तियों को
व्यक्तियों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया, एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया। अगले दिन, अगले नहीं 2 दिन बाद, 2 दिन बाद की बात है, 23 जून को काल कोठरी खोले थे। तो अगले दिन सुबह जब 146 में से केवल 23 व्यक्ति जिंदा बचे थे दोस्तों, 23 व्यक्ति जिंदा बचे थे। दम घुटने के कारण उनकी हत्या हो गई थी। तो क्या हुआ था, इन्होंने 146 अंग्रेज को बंदी बनाया। अब ये राजा था, वहां का नवाब था, इसने आर्डर दे दिया, बोले इन पूरों को ले आओ और वो काल कोठरी में जाके बंद कर दो। तो इसने आर्डर दिया। अब सेना है, सुनेगी, वो तो राजा है, तो उसकी सुनी और उसको ले जाके काल कोठरी में इन्होंने कर दिया पूरों को। अब काल कोठरी छोटी थी, सामान नहीं रहते, फिर भी दबा दबा के भर दिया। तो दबा दबा के भरने की वजह से 2 दिन बाद जब 23 जून को जब दरवाजा खोले, 23 जून को जब दरवाजा खोले दोस्तों, तो 23 व्यक्ति ही जिंदा बचे थे। उन जिंदा बच्चों में से एक व्यक्ति का नाम था, यही था रचयिता डेड हॉलवेल के अनुसार उन्होंने बताया ये बात ऐसे ऐसी हुई थी करके, और पूरे मर गए, दम घुटने से मर गए थे। तो इसको बोलते हैं ब्लैक होल की घटना। अब समझ में आ गया, इसी को बोलते हैं ब्लैक होल की घटना। तो फिर से बोल के बता देता हूँ एक बार, काल कोठरी की घटना स्वतंत्रता के पूर्व घटी एक बंगाल की घटना थी। ऐसा माना जाता है कि बंगाल के नवाब जो थे सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेज बंदियों को, स्त्री भी शामिल थे उसमें, बच्चे भी शामिल थे और आदमी लोग भी शामिल थे। एक कमरा था छोटा सा, है ना, फिर भी 18 फुट लंबा कमरा था। उसमें 20 जून को रात में बंद करने का आदेश दे दिया। फिर 23 जून को प्रातः काल कोठरी को जब खोला गया तो उसमें 23 लोग ही जीवित बच पाए थे। जीवित रहने वाले लोगों में हॉलवेल भी थे, जो लिखा हुआ है, हॉलवेल भी थे, जिन्होंने इस घटना का रचयिता माना जाता है। इस घटना, बस इतना ही तो है, यहाँ पे समझने वाली बात है। समझ में आया? तो राजा था, उसने आदेश दिया तो बोले सबको बंद कर दिए। अगला फैक्ट है, इसी के बाद फिर होती प्लासी का युद्ध हुआ दोस्तों। अब क्या हुआ, उतने सारे अंग्रेज मारे गए। जब अंग्रेज इतने सारे मरे तो अंग्रेजों का दिमाग घूमेगा कि नहीं, कि घूमेगा कि इतने हमारे लोगों को मारा कैसे इसने क्या। तो इस घटना, इसका परिणाम ये हुआ कि प्लासी की लड़ाई होती है। प्लासी की लड़ाई होती है दोस्तों, प्लासी की लड़ाई होती है। उसके बाद क्या होता है, प्लासी की लड़ाई होती है। ये जानने में अपने को मजा आएगा थोड़ा सा। अभी रुक जाओ 2 मिनट। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट फैक्ट है प्लासी का युद्ध। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कई बार, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो वो 23 जून 1757 में लड़ा गया था। पूरी तारीख याद रखना है, क्योंकि पूरी तारीख कभी कभी परीक्षा में, वनडे एग्जामों में पूछ ली जाती है। तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को भागीरथी नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पर हुआ था, जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में मुर्शिदाबाद जिले के 20 मील दूर स्थित है। इस युद्ध में एक और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी, तो दूसरी ओर बंगाल के नवाब की सेना थी दोस्तों। एक और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी, तो दूसरी ओर बंगाल के नवाब की सेना थी। कंपनी की सेना से रॉबर्ट क्लाइव ने नेतृत्व किया था। कंपनी की सेना से रॉबर्ट क्लाइव ने नेतृत्व किया था। नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था, यानी कि नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। किंतु इस युद्ध को कंपनी की जीत नहीं मान सकते, क्योंकि युद्ध से पूर्व ही नवाब के 3 सेनानायक, एक का नाम था मीर जाफर और उसके दरबारी तथा राज्य के अमीर सेठ जगत सेठ नाम था, आदि ने क्लाइव के षड्यंत्र कर लिया था। क्लाइव से षड्यंत्र कर लिया था। नवाब की तो पूरी सेना ने युद्ध में भाग ही नहीं लिया था। युद्ध के तुरंत बाद मीर जाफर के पुत्र मीरन ने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी थी। इस युद्ध को भारत के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण माना जाता है। इस युद्ध के परिणाम ही भारत में अंग्रेजों ने पैर जमा लिया था। क्वेश्चन आता है कई बार कि किस युद्ध के बाद भारत में अंग्रेजों ने अपने पैर जमा लिए थे, या अंग्रेजों की सहन शक्ति बड़ी थी, या अंग्रेजों को लगने लगा था कि हम जीत सकते हैं भारत को, तो भारत में अंग्रेजों ने पैर जमा लिए थे, ये बताया गया है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी करने के कारण
करने के कारण पराजित हुआ था। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया था। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया था क्योंकि उसने अपने वो सिराजुद्दौला के साथ धोखा किया था। तो अंग्रेजों ने उनको कहा था कि अगर तुम ये युद्ध हमको जिता देते हो तो हम तुमको नवाब बना देंगे। तो अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया था। दोस्तों डायरेक्ट याद रखना, ये समझ में आया क्या? उसके बाद क्या होता है, प्लासी की लड़ाई में मोहनलाल एवं मीर मदन दो नाम मिलते हैं। एक तो मोहनलाल और मीर मदन के नेतृत्व में एक छोटी सेना नवाब के वफादार रही। दोस्तों जो नवाब था सिराजुद्दौला के वफादार थी, वो उन वफादारों में दो लोग का नाम आता है, मोहनलाल और मीर मदन। नेतृत्व में एक छोटी सेना नवाब के वफादार थी। मीर मदन लड़ते हुए मारा गया। मीर मदन लड़ते हुए मारा गया। और प्लासी जो था भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। तो क्वेश्चन आता है कभी कभी प्लासी का युद्ध कहाँ हुआ था? पास से प्लासी याद रखना, पास से पश्चिम बंगाल में हुआ था, इतना याद रखना है। तो ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगला फैक्ट देखिए, क्लाइव के हाथों की कठपुतली मीर जाफर। अब ये अंग्रेजों ने ही मीर जाफर को नवाब बनाया था, तो क्लाइव के हाथों की कठपुतली था वो, है ना। क्लाइव के हाथों की कठपुतली मीर जाफर को अंग्रेजों ने 1760 में हटाकर, अंग्रेजों ने 1760 में उसको हटाकर उसका दामाद था मीर कासिम, उसका दामाद था मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। समझो बात को, उसको हटाकर उसका दामाद जो था जिसका नाम था मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफर कर दी। मुर्शिदाबाद से मुंगेर को बोलते थे मुगदलपुर स्थानांतरित कर दी। तो कैसा किया समझ में आ गया। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुगदलपुर स्थानांतरित कर दी। बंगाल में राजधानियों का क्रम यहाँ दिया हुआ है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। बंगाल में पहले राजधानी थी ढाका से मुर्शिदाबाद किसने ट्रांसफर किया था? तो मुर्शिद कुली खान ने। ढाका से मुर्शिदाबाद किसने ट्रांसफर किया था? तो मुर्शिद कुली खान ने। और मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफर किसने किया? तो वो किसने किया था? वो किया था ये मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफर किया था, स्थानांतरित किया था। तो ये बंगाल में राजधानियों क्रम भी याद रखना, कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो ये समझ में आ गया, प्लासी के युद्ध से इतनी जानकारी थी, है ना। कभी कभी क्वेश्चन आता है प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था, प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय था। दोस्तों आलमगीर द्वितीय प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट था, ये याद रखना है। उसके बाद बक्सर का युद्ध होता है दोस्तों, बक्सर ये देखो यहाँ लिखा हुआ है। बक्सर का युद्ध से इंपॉर्टेंट क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था ये आता है डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में, वनडे एग्जाम में पूरी तारीख भी आ जाती है। तो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था दोस्तों। 22 अक्टूबर तारीख याद रखना, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर की लड़ाई हुई थी। बक्सर की लड़ाई कहाँ हुई थी ये भी याद रखना है अपने को। बक्सर की लड़ाई बक्सर में हुई थी। तो बक्सर की लड़ाई 22 और 23 अक्टूबर, दो तारीख मिलती है, 22 अक्टूबर और 23 अक्टूबर। दोस्तों कौन सी तारीख मिली? एक 22 अक्टूबर और एक 23 अक्टूबर, दो तारीख मिलती है। तो 22-23 अक्टूबर या 22 अक्टूबर एग्जाम में आ सकता है ना। तो 22 और 23 अक्टूबर 1764 के बीच हुआ था। मेजर हेक्टर मुनरो की कमान के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और बनारस राज्य के महाराज बलवंत सिंह, बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाऊ दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच लड़ा गया था। यह लड़ाई बिहार के क्षेत्र में मजबूत किलेबंदी शहर बक्सर में लड़ी गई थी, है ना। बा से बिहार, बहा से बक्सर याद रखना है। यह लड़ाई बिहार के क्षेत्र के एक मजबूत किलाबंद शहर बक्सर में लड़ी गई थी, जो पटना से पास में दोस्तों गंगा नदी के तट पर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए चुनौतीपूर्ण जीत थी दोस्तों। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण जीत थी। 1765 में इलाहाबाद की संधि द्वारा युद्ध को समाप्त कर दिया गया। यानी इलाहाबाद की संधि के तहत यह युद्ध समाप्त हुआ। पराजित भारतीय शासकों को संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया।
मजबूर किया गया, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार मिल गए थे। इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी जीती तो ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार मिल गए थे, जिसमें मुगल सम्राट की ओर से बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्र में राजस्व एकत्रित करने की अनुमति मिल गई थी। राजस्व एकत्रित करने की अनुमति मिल गई थी दोस्तों। इस युद्ध के बाद, है ना, राजस्व एकत्रित करने की अनुमति मिल गई थी। तो बक्सर के युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वास्तविक शासक बन गई दोस्तों, वास्तविक शासक बन गई ये युद्ध जीतने के बाद। तो अपने को क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, तो कई बार पूछेगा बक्सर का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था। तो बक्सर का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत के जो शासक थे उनके बीच लड़ा गया था। तो अंग्रेज और मीर कासिम के बीच लड़ा गया था दोस्तों। ये अंग्रेज, देखो एक और थी अंग्रेज की सेना, है ना, और दूसरी ओर मीर कासिम था, अवध के नवाब सुजाउद्दौला था, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। ये पूरे मिलकर लड़े थे दोस्तों अंग्रेजों के खिलाफ। ये सब राजाओं को, शासकों को समझ में आ गया था कि अंग्रेजों को हराने के लिए अपन को सबको एकजुट होना पड़ेगा। तो इन सब लोग एकजुट होकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़े थे। तो कौन कौन थे इस युद्ध में, तो मीर कासिम था, अवध का नवाब सुजाउद्दौला था, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था दोस्तों। ये तीनों मिलकर लड़े थे, समझ लो। इस युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए, और इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो था। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि बक्सर की लड़ाई में अंग्रेज सेनापति कौन था जो युद्ध का नेतृत्व किया था, उसका नाम था हेक्टर मुनरो, है ना। तो बस इतनी जानकारी आपको पता होना कि नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना ने अंग्रेज कंपनी से लड़ रही थी। ये इनकी संयुक्त सेना अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रही थी, अंग्रेजों से लड़ रही थी, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई, जिसके परिणाम स्वरूप पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड उनके हाथ लग गया था, अंग्रेजों के हाथ लग गया था। इस तरीके से जो है पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड का पूरा राजस्व एकत्रित करने और वहाँ का पूरा शासक संभालने और जो भी इकट्ठा करने के लिए अंग्रेजों के हाथ में चला गया था। तो ये ऐसे क्वेश्चन आता है, कई बार कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा क्षेत्र राजस्व एकत्र करने की अनुमति मिल गई थी और वास्तविक शासक बन गई। ईस्ट इंडिया कंपनी वास्तविक शासक इस युद्ध के बाद बन गई। तो इससे इतना ही काम की जानकारी मैंने आपको दिया। 2 युद्ध याद रखना है। एक तो प्लासी का युद्ध हुआ था जिसमें अंग्रेजों ने अपने पैर पसारे थे, या उनकी सहन शक्ति बढ़ गई थी। और बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेज जो है वास्तविक शासक बन बैठा। समझ में आ गया बक्सर की लड़ाई किस किस के बीच हुई थी, तो अंग्रेजों के बीच हुई थी और तीन लोग साथ में मिलकर लड़े थे संयुक्त सेना की ओर, मीर कासिम, अवध के नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। तो इस तरीके से ये छोटा शॉर्ट एंड स्वीट लेक्चर था जो हमने खत्म कर दिए। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम अंग्रेजों के मैसूर से जो संबंध स्थापित थे उसको डिस्कस करेंगे। हाँ, ये भी तो रह गया, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। बंगाल के नवाब के बारे में पूरा देख लेते हैं डिटेल में, यहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट है करके मैं फटफट आपको बता देता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है नाम, सबसे पहले नाम आता है, किसका नाम है ये, क्या नाम है, मुर्शिद कुली खां। तो दोस्तों मुर्शिद कुली खां जिन्हें मोहम्मद हादी के नाम से भी जाना जाता था, ये सूर्य नारायण मिश्रा इनका पहला नाम था दोस्तों। ये पंडित थे, है ना। इनका पहला नाम क्या था, इनका मूल्य नाम बोल सकते हैं हम, इनका पुराना नाम या वास्तविक नाम था सूर्य नारायण मिश्रा। इसका पहला नाम था, जो जाति के ब्राह्मण थे दोस्तों, जो जाति के ब्राह्मण थे और बंगाल के पहले नवाब बने। तो इन्होंने अब नवाब बन गए थे। ये जाति के ब्राह्मण थे, इनका नाम था सूर्य नारायण मिश्रा। तो ये इनका बाद में नाम पड़ा मुर्शिद कुली खां, जो शासक करने के लिए कुली खां बन गए थे। और इनका शासन रहा है कब से कब तक, मुर्शिद कुली खां 1713 से लेकर 1727 तक के ये बंगाल के पहले नवाब थे। दोस्तों, बंगाल के पहले नवाब थे। तो मुर्शिद कुली खां जो था 1717 में मुगल शासक फर्रुख सियर द्वारा बंगाल का सूबेदार बनाया गया था। सूबेदार बनाया गया था। यह मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त अंतिम सूबेदार था। इसी के हाथ बंगाल में वंशानुगत सूबेदार शासन की शुरुआत होती है। इसी के बाद बंगाल में वंशानुगत सूबेदार शासन की शुरुआत हुई, है ना, ये
हुई, इतना याद रखना है। औरंगजेब के टाइम से दीवान वाला शुरू हुआ था, मैंने बताया था आपको, औरंगजेब के टाइम से दीवान वाला शुरू हुआ है ना। तो उसके बाद ये खुद को मुगल शासक से अलग कर लिया और बंगाल पर अपना अधिकार कर लिया इसने। बस इतना याद रखना है, इससे काम की जानकारी इतनी है ना। मुर्शिद कुली खां के बाद दोस्तों सुजाउद्दीन बनता है। सुजाउद्दीन नासिर वंश के बंगाल के दूसरे नवाब थे। ये नासिर वंश के बंगाल के दूसरे नवाब थे, जो 1727 से लेके 1739 यानी 1739 तक के बंगाल का नवाब था दोस्तों। ये बंगाल का नवाब था, याद रखना है। दूसरे नंबर में कौन बना? उसके बाद सरफराज खां बनता है दोस्तों। सरफराज खां जिसका ये बंगाल का नवाब बनता है सरफराज खां। तो इसका नाम याद रखना है, क्रम भी थोड़ा बहुत पता होना। 1739 से लेके 1740 तक के ये बंगाल का नवाब रहा है। इसके बाद अलीवर्दी खां के बारे में अपन ने पढ़े थे। ये अलीवर्दी खां जो है ये 1740 से लेकर 1756 तक के बंगाल का नवाब रहा है ना। 1740 में अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बनता है। अलीवर्दी खां ने 2 करोड़ रुपए मुगल बादशाह को देकर नवाब के पद की वैधानिक को प्राप्त किया था, वैधानता को प्राप्त किया था। इसने अपने 16 साल के कार्यकाल में कभी भी मुगल राजस्व का कोई भी हिस्सा जमा नहीं किया। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि किसने बंद कर दिया था मुगलों को देना? तो ये है अलीवर्दी खां ने मुगलों को राजस्व भेजना बंद कर दिया था, है ना। इसी के समय मराठों ने बंगाल पे कई बार आक्रमण किया और उड़ीसा को छीन ले गए थे, है ना। उड़ीसा को छीन ले गए थे, फिर वापस मिल गया था उसको, है ना। मराठा रघु जी भोसले के साथ संधि हुई थी जब उन्होंने जीता था, तो और फिर से इसको मिल गया था। तो बस इतना यहाँ से याद रखना है। अलीवर्दी खां के बाद कौन बनता है? उसका नाम था सिराजू दौला 1756 से लेकर 1757 तक के बनता है दोस्तों। क्या? बंगाल का नवाब, है ना। सिराजू दौला के नाम से इसे जाना जाता है। बंगाल के अंतिम स्वतंत्र नवाब था ये। बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब था। इसी के शासनकाल के अंत में बंगाल और बाद में पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की शुरुआत होती है। ईस्ट इंडिया शासन की कंपनी की शुरुआत हो जाती है इसके बाद ही। उसके बाद कौन बनता है आगे देखो तो उसके बाद बनता है दोस्तों मीर जाफर बनता है दोस्तों। मीर जाफर उसके पहले ये सिराजुद्दौला के टाइम पे ही वो घटना घटी थी, ब्लैक होल की घटना मैंने बताया था, है कि नहीं। ब्लैक होल की घटना 56 में ब्लैक होल की घटना घटी थी। किसके टाइम पे? सिराजुद्दौला के टाइम पे। 20 जून की रात को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेज को कैदियों को बंदी बना लिया था, एक छोटे कमरे में डाल दिया था। और 23 जून को जब वह कमरा खोला गया तो उसमें मात्र 23 कैदी ही जीवित बचे थे, 23 अंग्रेज ही जीवित बचे थे। ये घटना ब्लैक होल की घटना सिराजुद्दौला के टाइम की है। फिर मीर जाफर की बात करते हैं अब। मीर सैयद जाफर अली खान बहादुर इसका नाम था पूरा। तो मीर जाफर जो था 1757 से लेके 1760 तक के शासक रहा है। तो ये कमांडर इन चीफ या सैन्य जनरल के रूप में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले आश्रित नवाब के रूप में शासन किया था इसने। पहले आश्रित नवाब के रूप में, क्योंकि नवाब ने अंग्रेजों ने इसको नवाब बनाए थे, है ना। समझ में आ गया। मीर जाफर के बाद मीर कासिम बनता है दोस्तों नवाब। मीर कासिम ये 1760 से लेकर 1763 तक बंगाल का नवाब था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समर्थक में नवाब के रूप में स्थापित हुआ था। ये भी उसके ससुर मीर जाफर के बाद गद्दी पर यही बैठता है। ये जो उसका ससुर था मीर जाफर के बाद गद्दी पर मीर कासिम ही बैठता है ना। जिसके पास प्लासी की लड़ाई की भूमिका के बाद खुद को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा समर्पित कर दिया गया था और शासक बन गया था। उसके बाद फिर से मीर जाफर बनता है दोस्तों, है ना। तो मीर जाफर 2 बार बंगाल के नवाब बने, 2 बार बंगाल का नवाब बना। पहली बार उन्होंने 1757 से 1760 तक के, और उसके बाद दूसरी बार 1763 से लेके 1765 तक के बंगाल का नवाब बना दोस्तों। इसके बाद कौन बनता है? निजाम अली खां उसका नाम था, उसी को निजाम उद्दौला के नाम से जाना जाता है। तो ये 1765 से लेके 1766 तक के बंगाल और बिहार के नवाब थे। बंगाल और बिहार के नवाब बने निजाम उद्दौला। उसका पिता था कौन? ये मीर जाफर की मृत्यु के बाद ये नवाब बनता है।
इतना याद रखना है। उसके बाद कौन बनता है? उसके बाद बनता है सैफुद्दीन। सैफ-उद-दौला के नाम से जाना जाता है, जो 1766 से लेकर 1770 तक के बनता है ना, 1770 तक के बनता है। सैफुद्दीन के नाम से जाना जाता है। 1766 में निजाम-उद-दौला की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी सैफ-उद-दौला बनता है, जो नवाब नाजिम के रूप में नियुक्त हुआ बंगाल और बिहार में। जो नवाब नाजिम के रूप में नियुक्त हुआ बंगाल और बिहार में। उसके बाद मुबारक-उद-दौला 1770 से लेके 1775 तक बनता है ना। मुबारक-उद-दौला, इसका पूरा नाम था सैयद मुबारक अली खां। इसको मुबारक-उद-दौला के नाम से भी कहा जाता है, जाना जाता है। बंगाल और बिहार के नवाब बनता है। यह मीर जाफर और अब्बू बेगम का बेटा था दोस्तों। अब्बू बेगम का बेटा था मीर जाफर। ये मीर जाफर और अब्बू बेगम का बेटा था दोस्तों। तो ये बनता है कब से? 1770 से लेकर 1775 तक के मुबारक-उद-दौला। मुबारक-उद-दौला के बाद भी और बने हैं दोस्तों। मुबारक अली खां या मुबारक-उद-दौला के बाद बाबर अली खान नवाब बनता है, जय-उद्दीन अली खान नवाब बनता है, अहमद अली खान नवाब बनता है, मुबारक अली खान द्वितीय नवाब बनता है, मंसूर अली खान नवाब बनता है ना। तो ये सब इसके बाद भी बने, लेकिन वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अपने को इंपॉर्टेंट इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी होना, जिसके समय में कोई घटना घटी या कुछ लड़ाइयाँ हुई, उनके परीक्षा में आते हैं। तो इसके बाद मैंने बताया मुबारक अली खां के बाद बाबर अली खां, जयउद्दीन अली खां, अहमद अली खां, मुबारक अली खां, मंसूर अली खां, ये सब नवाब बनते हैं दोस्तों। तो जो मैंने काम का बता दिया, परीक्षा के हिसाब से आपको याद रखने में आसानी जाए, पढ़ना तो आपको मैं तो सिर्फ समझा सकता हूँ दोस्तों। तो बंगाल में अंग्रेजों का आधिपत्य हमने डिस्कस किए, कैसा क्या हुआ करके उसके बारे में जाने। लड़ाइयाँ याद रखनी है, और इसको छोटा सा लेक्चर था, तो नवाबों का एक बार क्रम भी देख लेना है, पहला कौन सा था, किसके टाइम पे कौन सी घटना हुई, इधर साइड मैंने यहाँ पे पढ़ा चुका था। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में दोस्तों, जिसमें हम क्या डिस्कस करते हैं। ये कहाँ गया? ये मैसूर, अंग्रेजों के मैसूर से संबंध डिस्कस करेंगे। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कर दिया करें। व्यूज बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, नमस्कार।